हाय गाइस। तो मानती हूँ कि हर जगह गणेश चतुर्थी का माहौल है, पर सीए स्टूडेंट्स के लाइफ में एग्जाम्स और डर का माहौल है। अरे आईसीआई का भी ना गजबी कनेक्शन है विद फेस्टिवल्स। उनके हर एग्जाम का फेस्टिवल के साथ क्लैश होना ही होता है, चाहे वो दिवाली हो, नवरात्रि हो, होली हो या अभी तो गणेश चतुर्थी हो। उनके एग्जाम्स क्लैश होते ही है, isn't it? तो मुद्दे पे आते हैं। Hi, I'm Dimple Shah on behalf of Chartered Studies Academy, welcoming you to the marathon lectures of paper number 2 of CA Intermediate, Corporate and Others. तो हमने अभी तक कवर कर लिए 7 चैप्टर्स। उन 7 में से जो छोटे छोटे बट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे उन सारे प्रोविजंस मैंने कवर कर दिए अपने पिछले वीडियो में। उससे पहले हमने कवर किए चैप्टर 1 और चैप्टर 2, जो मोस्टली आप लोग स्किप करके चले जाते हो, पर वो नहीं करना है इस बार। रिवीजन वीडियो देख लो और आपके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कवर हो जाएंगे। एंड हमने कवर किया है चैप्टर नंबर 3 भी। ओके, तो 7 चैप्टर्स करने के बाद एक और चैप्टर कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 4, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ओके, सो अगर हम 11 चैप्टर्स में से कंपनीज एक्ट के 8 चैप्टर्स करके जाएंगे तो मैं आपको इतना तो अश्योर कर ही सकती हूँ कि आप कंपनी लॉ में पास तो हो जाएंगे, कॉर्पोरेट लॉ में पास तो हो जाएंगे, provided you have to follow the tips I have given you all back, here and there। हर टाइम मैंने आपको टिप्स दिए। ओके, फर्स्टली तो पेपर प्रेजेंटेशन, जो मैंने अपने हर वीडियो में कहा कि भाई पेपर को कैसे प्रेजेंट करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन कॉर्पोरेट लॉ। ओके, पेपर प्रेजेंट करना यानी कि इंट्रोडक्शन, फिर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, then linking the case given to you with the provisions you have written and writing a conclusion। ये सब कुछ आपको स्टेप वाइज लिखना है। आपको एक और ट्रिक बताई थी मैंने कि स्टार्टिंग में 1-2 लाइन आप डेफिनेशंस के लिख सकते हो। आपको लिटरल डेफिनेशन याद नहीं है वर्ड टू वर्ड तो कोई बात नहीं, जनरल जो मतलब है उस शब्द का, यानी कि अगर मुझे एक क्वेश्चन आ गया डिबेंचर्स को लेके, आपको डिबेंचर्स के बारे में जो भी पता है जनरल पहले स्टार्टिंग में डिबेंचर ये ऐसी ऐसी चीज होती है, या तो फिर डिविडेंड। तो as I said in my previous video, dividend is the sum of money which is distributed to the shareholders out of the profits and free reserves। ऐसे आप एक स्टार्टिंग लाइन दे दो ताकि कॉन्टेक्स्ट मिले कि हम किसके बारे में बात करें। ओके, फिर आएगा हमारा द प्रोविजंस व्हिच इज रिलेटिंग टू दैट क्वेश्चन। सेक्शन नंबर नहीं लिखना है, नो प्रॉब्लम, पर प्रोविजंस करेक्ट होने चाहिए। फिर हम लिखेंगे हमारा केस स्टडी जो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड उसके बाद हम रिलेट करेंगे प्रोविजंस को केस स्टडी के साथ और हम देंगे अपना एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट। भाई मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि दिस इज इनवैलिड और दिस इज वैलिड। ओके, वो हम पूरा लिखेंगे एंड आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है फॉर एवरी क्वेश्चन दैट यू आर राइटिंग। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, चैप्टर नंबर 4, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ये चैप्टर तो मोस्ट ऑफ यू ने स्किप नहीं किया होगा बिकॉज ये बड़ा चैप्टर है, पर आई एम श्योर आप लोगों ने ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं देखा होगा, बहुत टाइम इन्वेस्ट किया होगा ये चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर भाई 102 पेजेस का है। 80 पेजेस तो अगर हम समरी और क्वेश्चन के पार्ट निकाल दिए तो 86 पेजेस तो उसमें ही हो जाते हैं। इतना बड़ा चैप्टर हम कैसे पढ़ेंगे, याद कैसे करेंगे? बस उसी के लिए आई हूं मैं ये चैप्टर लेके आप लोग के सामने। सो पेश करती हूँ मैं चैप्टर नंबर 4 को। सो वी स्टार्ट विद an overview again। now see chapter overview। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स की which is related to shares in the first part and the other part is relating to debentures। इस चैप्टर में हम शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बारे में ही एक्सक्लूसिवली बात करने वाले। ओके, सो स्टार्टिंग विथ शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर होता क्या है भाई। now see share as defined under my section 2 clause 84 of this act, share in the share capital of a company and it includes stock। अभी मुझे बताना, ये याद रहने वाली डेफिनेशन नहीं है, मुझे पता है ये। ओके, इसलिए मैं बोल भी नहीं रही कि ये डेफिनेशन याद करके चले जाओ कि शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक। याद नहीं रहेगा, इतना विचित्र ये है कि सेंस भी नहीं बनता इस बात का। तो ओके, इफ यू डोंट रिमेम्बर दिस, सी नीचे एक और हमको दिया है ना, कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज टर्म्ड एज कैपिटल व्हिच इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स हैविंग अ सर्टेन फेस वैल्यू एंड ईच यूनिट इज दस टर्म्ड एज अ शेयर। ओके, सो यू से द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज उधर भी अगर आप लोग को अकाउंटिंग का नॉलेज होगा तो आप लिख सकते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सो हियर वी आर स्पीकिंग अबाउट शेयर कैपिटल व्हेन वी से दैट
The capital of a company, which is known as a share capital, is divided into various number of units. Okay, having a face value. Every such unit is known as a share. जनरल बैलेंस लिखना तो एग्जाम्पल लिख लो यार कि 10 लाख शेयर कैपिटल है और कंपनी ने 10,000 यूनिट्स डिवाइड की. ओके, 10 लाख और 10,000 यूनिट्स डिवाइड किए. सो बैलेंस जो बचा वो है मेरे नंबर ऑफ इन द फेस वैल्यू एंड वो 10,000 है मेरे यूनिट. कितने शेयर्स इशू किए है वो जनरल बैलेंस में लिख के आना है तो भी चलेगा. सी आप लोगों को आईसीआई को दिखाना है कि भाई मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है. उससे आगे आईसीआई आपको ये नहीं मांगा कि मुझे वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन दे दो बेटे, जो मेरे कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है वही छाप के मुझे दे दो. नहीं, आपको कीवर्ड्स लिखने हैं इन योर ओन लैंग्वेज. मार्क्स मिल जाएंगे, डेफिनेटली मिलेंगे. क्यों नहीं मिलेंगे? नाउ स्टॉक इज an extended version of share. यानी कि stock is a bundle of fully paid up shares. Okay, so अगर मैं बोलूं मेरे पास 100 fully paid up shares है. Okay, तो a bundle of these would be my stock now. Okay, that would be my stock now. Stock. Whether my stock. So if a company undertakes to aggregate the fully paid up shares of various members and it also merge those shares into one fund ना, तो वो fund को बोला जाएगा stock. Okay, merging of fully paid up shares is known as stock. अभी आगे बढ़ते हैं kind of share capital पे. Now kinds of share capital में होता है mainly तो equity and preference. Equity में अभी further division आ गया with voting rights and with differential rights as to dividend, voting or otherwise, and preference is definitely carries a preferential right. तो ये हमने हमारे बेसिक्स ऑफ एफएम, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स सब में कवर किया. इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर तो आपको पता है. ओके, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जो कैरी करता है प्रेफरेंशियल राइट. नाउ व्हेन आई स्पीक अबाउट प्रेफरेंशियल राइट, व्हाट डू आई मीन बाय दिस वर्ड ऑफ प्रेफरेंशियल राइट? सॉरी, ये क्या हो रहा है भाई बस. Okay, so when you get preferential right, they get a preference with respect to payment of dividend. Okay, and with also with respect to the repayment of capital. उनको preference दिया जाता है, उसके शब्द में ही लिखा है. Okay, उसके शब्द में ही लिखा है कि उनको preference दिया जाता है पेमेंट को लेके and repayment को लेके जब कंपनी बंद हो गई. Okay, so when we have the list like we have those debenture holders, उनको definitely उनको पे करना है. फिर प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आते हैं, फिर लास्ट में हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी डील करते हैं. ओके, तो सी नाउ मेरे पास एक क्वेश्चन है इधर. कैन अ कंपनी हैव ओनली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? क्या ऐसा हो सकता है? क्या कंपनी के पास सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा तो चलेगा क्या? सी मे बी नोटेड दैट व्हाइल अ कंपनी मे हैव ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है तो चलेगा, बट इक्विटी शेयर कैपिटल इज नेसेसरी. ओके, इट मे हैव ओनली इक्विटी शेयर, इट कैन नॉट हैव ओनली preference shares. It cannot have only preference share capital. It is because these preference shareholders have certain preferential rights. अभी मैं बोल रही हूँ कि preference shareholders को मैं preference दूंगी. किसके against preference दूंगी मैं? अगर इक्विटी शेयर है ही नहीं, उनको preference किसके against मिलेगा भाई? सेंस ही नहीं बनता उस बात का, isn't it? So in the absence of equity share capital, there cannot be preference share capital. Preference share capital सिर्फ मैं रेज नहीं कर सकती. अगर मैंने 10,000 रुपीज मैंने रेज कर दिया बाय इशूइंग ओनली प्रेफरेंस शेयर्स, तो मैं उनको प्रेफरेंस दूं किसके अगेंस्ट? कंपैरिजन किसके साथ करूं? इक्विटी शेयर्स तो है ही नहीं मेरे पास. सो दैट इज नॉट परमिटेड अंडर द कंपनीज एक्ट. ओके, नाउ व्हाट इज इक्विटी शेयर्स? Equity share with voting right, that is plain vanilla voting right, equitable same voting rights normal, and then we have the differential rights. Now differential rights किस चीज को लेके होते हैं? डिविडेंड को लेके या वोटिंग राइट्स को लेके. उधर इनको डिफरेंशियल राइट्स मिलता है, अलग टाइप का राइट्स मिलता है. क्योंकि प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को तो राइट मिल रहा था, तो फिर इक्विटी शेयर जर्नलिस्ट हो गए कि उनको प्रेफरेंस दे रहे हो, हमको कुछ नहीं दे रहे हो, हमको क्या? तो देन दे केम अप विद डिफरेंशियल राइट. Lighter way to remember it, guys. Literal meaning मत ले लेना. Okay, equity share with differential rights. So when I speak about equity share with differential rights, conditions to issue shares with differential rights.
फर्स्टली तो एओए में ऑथराइज होना चाहिए। अभी एओए डिफाइंस की कंपनी चलेगी कैसे, तो एओए में नहीं लिखा तो कैसे चलेगा। मम्मा ने परमिशन नहीं देना तो मैं घर के बाहर कैसे जाऊंगी, नहीं जा सकती ना। वैसे ही एओए को परमिशन लेना पड़ेगा। अभी एओए ने परमिशन दे दिया, मुझे वापस पास करना पड़ेगा एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एट द जनरल मीटिंग, इन स्पाइट ऑफ दिस एओए ऑथराइजेशन। यानी कि मम्मा को बोल दिया, पापा को बोले बिना हम कहाँ जा सकते हैं, नहीं। वो है हायर अथॉरिटी, तो पहले छोटी अथॉरिटी को बताते हैं मम्मा, फिर हम पापा के पास जाते हैं, या फिर हम बोलेंगे मम्मा पापा को प्लीज आप ही कन्विंस कर लो ना। वैसा होता है राइट। सो बस इस केस में अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स हैव टू बी ऑब्टेन्ड बाय पासिंग अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। स्पेशल की जरूरत नहीं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन द जनरल। नाउ रिमेंबर हियर वी आर स्पीकिंग अबाउट इक्विटी शेयर्स विद differential rights. Okay, equity shares with differential rights. So AOA should authorize it. They have to pass an ordinary resolution at the general meeting. Now the voting power in respect of shares with these shall not exceed 74%. यानी कि हम जितने भी शेयर इशू कर ले, okay, with differential rights, 74% से ज्यादा नहीं कर सकते. Okay. Company has not defaulted in filing any annual returns in the past 3 years. 3 साल से कुछ गफला नहीं किया है उन्होंने, कुछ गफला नहीं किया विद फाइलिंग, उन्होंने कुछ गफला नहीं किया विद पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एंड इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस, डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ टर्न लोन, कहीं पर भी डिफॉल्ट नहीं किया। यानी कि बेसिकली कहीं पर भी गफला नहीं किया, एंड इट इज नॉट पीनलाइज्ड ड्यूरिंग द लास्ट 3 years is also a condition. Now, contents of an explanatory statement. यानी कि sub-rule 2 of this section provides a explanatory statement should be annexed to the notice of the general meeting, which shall contain various matters like particulars of issue, including size, the detail of the differential rights which are there. So, when I speak about the prohibition on conversion, यानी कि existing equity share capital with voting rights to equity share capital with which is carrying differential voting rights, इन दोनों को कन्वर्जन नहीं हो सकता। आप नॉर्मल शेयर कैपिटल को डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर कैपिटल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, डिस्क्लोज इन द बोर्ड मीटिंग, दैट इज इट रिक्वायर्स द बोर्ड ऑफ द मेंबर्स टू डिस्क्लोज, ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने फाइनेंशियल ईयर उनके जो रिपोर्ट में द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड डिफरेंशियल राइट्स इज कंप्लीटली ऑल फिट, दे आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर। ओके, ऑफ कोर्स the right to the holders of the equity shares with differential rights, यानी कि the holders of the equity shares shall enjoy any other rights as such. Now when I speak about any other rights as such, मेरा मतलब क्या है? Okay, so when I speak about any other rights as such, I mean bonus shares, rights issues, etc. वो लोग है तो नॉर्मल मेंबर, okay, वो लोग है और रहेंगे नॉर्मल मेंबर, but we are giving them the right of the equity shareholders with differential rights. Now, particulars of shares to be maintained in the register of members, यानी कि every company register members maintain करना ही पड़ता है, उसका registered office पे एक आपको कॉपी रखना ही पड़ता है, that is necessary. तो चलते हैं हमारे अगले प्रोविजन पे, that is issue of renewed और duplicate share certificate. तो अगर किसी का शेयर सर्टिफिकेट गुम गया, फट गया, वेरेंटेन हो गया, कुछ हो गया उसको, तो वो कंपनी इशू करके देती है उनको रिन्यूड सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, ऑल ऑफ दैट. So the cases there. Firstly, a case where the originally issued certificate has been defaced, mutilated or torn, यानी कि फट चुका है और अच्छी कंडीशन में नहीं है. Basically, then a renewed certificate of replacement will be issued in lieu of surrender of the original certificate. यानी कि जो भी बच्चा कुचा हुआ, फटा हुआ टुकड़ा सर्टिफिकेट का है ओरिजिनल वाले का, वो आपको सरेंडर करना पड़ेगा, उसके बदले कंपनी आपको एक नया वाला देगी. दिस इज रिन्यूड सर्टिफिकेट. Then you have the issue of a duplicate certificate, यानी कि a case when the share certificate originally issued has been lost or destroyed. वो वाला तो टोन था, ये वाला तो destroyed है पूरा, या घूम भी चुका है. So then duplicate will be issued if the board is consented for the same. Okay. Now recording of renewed and duplicate certificate will be maintained, यानी कि अगर कल उठ के किसी ने क्लेम कर दिया कि मेरे पास दोनों सर्टिफिकेट है, कुछ ऐसा कि लॉस करने का नाटक कर रहा है वो,
ओके, और मेरे से सर्टिफिकेट लेके गए और बोल रहे कि इन लोगों ने मुझे डुप्लीकेट दिया ही नहीं, तो मेरे पास क्या प्रूफ है? प्रूफ है भाई। इसीलिए आई हैव टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ ऑल ऑफ दीज renewed and duplicate certificates which are being given by me. Okay, and such register will be maintained at the registered office. क्योंकि सारी देखिए ये जो बुक्स होती है ना रजिस्टर्ड ऑफिस है, ओके, ये जो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहती है, ये सारे मेन डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, दे ऑल हैव टू बी केप्ट एट द आरओ बाय द कंपनी, की वो उनकी मेन ऑफिस है। कुछ भी इंस्पेक्शन और कुछ भी हुआ पहले वो लोग जाएंगे आरओ में। ओके, आगे बढ़े। नाउ prerequisite for issue of share certificate, यानी कि share certificate will be issued on the surrender of letter of allotment, surrender letter of allotment, वो surrender करना पड़ेगा हमको। ओके, जैसे कि मैंने बोला रिन्यूड के केस में अगर आप टोन वाला सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप वो वापस हमको सरेंडर कर देंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। पनिशमेंट फॉर इशूइंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट शेयर्स विद इंटेंट टू डिफॉल्ट, यानी कि कंपनी का इंटेंशन ही यही है कि मैं तो पब्लिक को लूटना चाहती हूँ, मैं थोड़े बहुत पैसे कमाना चाहती हूँ, मैं गफला करना चाहती हूँ मेरी भाषा में। ओके, सो अगर गफला करने का इरादा है और हमारी आरओसी मैडम को पता चल गया कि भाई ये लोग तो कुछ गफला कर रहे हैं, तो उनको पड़ेगा फाइन और पेनल्टी। ओके, मिनिमम फाइन क्या होगा? कंपनी, अभी देखिए कंपनी छोटी मोटी तो है नहीं, इतना बड़ा गफला किया उन लोगों ने, 200 सजा तो बनती है। 5 times the face value of the shares which are involved, यानी कि अगर शेयर्स इन्वॉल्व है 1 लाख, ओके, 1 लाख शेयर्स और उसका फेस वैल्यू है 10 रुपए ईच, यानी कि 10 लाख हो गया मेरा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स व्हिच आई एम होल्डिंग इनटू 5 times, यानी कि 50 लाख रुपए। ओके, यानी कि 50 लाख रुपए, ये होगा मेरा मिनिमम फाइन। मैक्सिमम फाइन क्या होगा? 10 times द फेस वैल्यू ऑफ सच शेयर्स, यानी कि मेरे इस केस में इट इज गोइंग टू बी 1 करोड़। ओके, 1 करोड़ रुपीस, दैट इज द मैक्सिमम, यानी कि 1 करोड़ रुपीस। 5 times द फेस वैल्यू मिनिमम 5, और फिर डायरेक्ट डबल होता है उसका मैक्सिमम, या 10 करोड़ रुपए मैक्सिमम ले सकते हैं वो। एंड जो भी हमारा ऑफिसर है उधर इन्वॉल्व, उनको भी सेक्शन 447 एप्लीकेबल होगा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है अपने प्रीवियस वीडियो में, है कि नहीं? जाके देख लो, वो भूल गए हो तो। Now, voting rights of members who are holding equity share capital, they have a right to vote on every resolution firstly, and they will vote with respect to the paid up share capital. Now, those who have a preference right, okay, so here every member of a company who is limited by shares and they have they are holding a preference share in the company, तो उनका right कब होगा? They have a right to vote on resolution. They have a right to vote on resolution which is placed before the company and it directly affects the rights which are attached to those preferences. यानी कि कुछ भी रेजोल्यूशन है जो मेरे राइट्स को अफेक्ट करता है, मैं उन पे वोट कर सकती हूँ। एंड सेकेंडली फॉर वाइंडिंग अप द कंपनी और रीपेमेंट और रिडक्शन इन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। लगी सी वेरी सिंपल, इक्विटी शेयर्स उधर हम वोट करेंगे, वी हैव अ राइट टू वोट ऑन एवरी रेजोल्यूशन प्लेस्ड बिफोर द कंपनी एंड ओके दैट वोटिंग प्रपोर्शन गोइंग टू बी दैट ऑफ माय पेड अप शेयर कैपिटल। But in case of a preference share, the right to vote is on resolution, that is, which is every resolution is placed before the company, but provided it is affecting the rights of preference shares. यानी कि कोई भी रेजोल्यूशन पे वोट नहीं कर सकती, कोई शेयर कोई भी रेजोल्यूशन पे वोट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स सिर्फ उन पे वोट करेंगे जहां पे उनके राइट्स डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। एंड फॉर द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, रीपेमेंट, रिडक्शन ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, देखो तो प्रेफरेंस दिया जाता है ना उनको, तो वो लोग थोड़े ऐसे अलग किस्म के। ओके, सो preference shares in proportion to paid up capital, where they can vote in the event of a winding up the company, they can vote which is anything directly affecting their interest, and dividend they can vote for not paid for more than 2 years. Okay, so see the provision spoken here is ये वाला, okay, sorry, ये वाला provision, यानी कि ये देखिए, the preference shareholders with the right to vote all the resolution based with the company
is given to them in case the dividend has not been paid for a period of 2 years or more. यानी कि मैंने क्या बोला था, रेजोल्यूशन जो होते हैं प्रेफरेंस शेयर सिर्फ उन्हीं रेजोल्यूशन पे वोट करते हैं जहां पे उनके राइट्स डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। पर अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया, उन लोगों ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 साल से डिविडेंड नहीं दिया, तो प्रेफरेंस शेयर का राइट हो जाता है इक्विटी शेयर जितना। वो हर रेजोल्यूशन पे वोट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज कंपनी ने डिफॉल्ट किया, 2 साल से उनको पैसे नहीं दिए, हम सब जगह जहां चाहिए तब वोट करेंगे। ये होता है उनका फंडा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स, यानी कि शेयर होल्डर के राइट में मुझे कुछ इधर उधर चेंजेस करना कि सपोज मैं बोल रही हूँ कि शेयर होल्डर का राइट एक्स है, तो मैं बोल रही हूँ नहीं, वो एक्स से मुझे अभी उसको बनाना है एक्स स्क्वायर। ओके, मुझे इधर उधर थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं इन द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो मुझे कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे? फर्स्टली, अ प्रोविजन इन द मेमोरेंडम और द आर्टिकल्स। सी, मम्मी पापा के परमिशन के बिना कुछ चीजें नहीं होती। सेकंड केस है, पहला केस था और अभी ये सेकंड केस है। मम्मी पापा का परमिशन चाहिए ही हमको। ओके, पहले देखिए आपको दिखाया था और डिफरेंशियल राइट्स के टाइम पे मैं शोइंग इट टू यू। ओके, इससे ही मत बोलना, मैंने दिखाया ही नहीं है। सी, कंडीशंस फॉर कंडीशंस टू इशू शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग, वो एक था। हाँ, ये था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वाला, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज है। सिमिलरली इस केस में ये जब मैं बात कर रही हूँ तो वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट मेरे मेमोरेंडम में, मेरे आर्टिकल्स में ऑथराइज होना चाहिए। जब तक मम्मी पापा मुझे परमिशन नहीं देते मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंडली, होल्डर्स ऑफ एटलीस्ट 75% ऑफ द इशूड शेयर्स have to give in writing their consent. They have to give in writing their consent, or they will have to pass a special resolution which sanctions the variation at a separate class. Okay. See, the holders of at least 10% of the shares of that class who did not consent to vote may apply to the tribunal, and the variation shall not be. यानी कि an application, see, procedural aspects of confirmation tribunal. An application should be made within 21 days from the date of consent of resolution. 21 दिन के अंदर अंदर मेरा application चला जाना चाहिए. Okay. Now, see, this was an MCQ which you all can go through. Okay. DSB, it issues ordinary shares of different classes. Now, what they've done is they have, wherein there were only 105 shareholders. 100 out of these own 0.5% share of that class, यानी कि 0.5% share of that class, and they are 100 shareholders. Okay. क्या ही बन रहा है इधर भाई? वन नोट ना वियर्ड है। मैं इधर बना रही हूँ, कल ये अपना ये लगी चला रहा है इधर। ओके, सो 0.5 into 100 यानी कि मेरा बनता है ये 50%, यानी कि ये मेरा बनता है सिर्फ 50%. 100 out of 105 shareholders own 0.5%, whereas each of the remaining 5 holders hold 10%, यानी कि balance 50%. 5 shareholders of 10% shares, हो गया मेरा 100%. Now, presuming 100 shareholders own 0.5 shares have signed and they've authorized the consent letter, how many holders of out of such 5 need to authorize? तो यानी कि मेरा minimum जो होना चाहिए, it has to meet 75%. Okay, 75%. So 50 में से और मुझे 3 चाहिए, because और 3 यानी कि 30% आ जाएगा, तो होगा वो 80%. Okay, तो होगा वो 80%. That is why we need 3 people. यानी कि 75% तो हमको चाहिए ही to give consent to this provision. Now, calls on shares. Calls shall be made on uniform basis. So, जब हमने हमारा अकाउंट्स वाला चैप्टर किया है, जो लेजर्स हमने बनाए हैं, we start with application, allotment, first call, second call, third call. याद है कि नहीं अकाउंट्स? बस वही कॉल्स है, ये यूनिफॉर्म बेसिस बनाएंगे हम कॉल्स. Now,
स्पीकिंग अबाउट कॉल्स इन एडवांस, यानी मुझे पैसे एडवांस में मिल चुके हैं मेरे मेंबर्स से. अ कंपनी कैन एक्सेप्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स whole or part of the amount is remaining unpaid on any shares which are held by him, although no part of this has been called. यानी कि मैंने अभी जनता जनार्दन को बोला है नहीं कि भाई ये डेडलाइन, मुझे इस डेडलाइन के पहले पहले आप लोग पैसे, वो भाई साहब बोल रहे कि नहीं मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों को एडवांस देके चला जाऊं. ठीक है, आप दे दो एडवांस, हमको पैसे से मतलब है, हमको पैसे मिल रहे हैं, इजंट इट? तो हम आंख बंद करके वो एडवांस को ले लेंगे. Now payment of dividend, it has to be in proportion of paid up amount which is there. Issue of shares at a premium and a discount. So if I speak about discount, वो तो prohibit हो चुका है, इससे थोड़े exceptions हैं. Issue of shares at a premium, यानी कि जब मैं अपने शेयर्स को एक ज्यादा प्रीमियम प्राइस पे बेचूं ना, ये सभी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हो गया, और ये सब 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 आई नो ये सब आप लोगों ने अकाउंट्स में किया हुआ है ऑलरेडी, इसीलिए मैं भाग रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ अकाउंट्स में हो चुका है, इधर बस थियोरेटिकल एस्पेक्ट चल रहा है. ओके, सो दिस फॉर यू इज शेयर्स इश्यूड एट अ प्रीमियम व्हेन a company issues shares at a price higher than their face value, then they are said to be issued at a premium and the balance is known as premium. यानी कि face value of a share is 10 रुपए. Okay, face value of a share is 10 रुपए. It is issued at a price of 14 रुपए. So that amount of 4 रुपए which is more than my face value is known as premium in such a case. Okay, now transfer of premium to securities premium account. Premium can be received in cash or it can be received in kind. The amount which is so received is to be kept in a separate account known as a securities premium account. Okay, and can be reduced only in the manner of paid up share capital can be reduced. वो तो आगे की reduction की तो आगे. Application of premium received on issue of securities. Okay, so application of premium received on issue of securities. Now this allows the companies to apply securities premium account for these 5% purposes. यानी कि जो मेरा securities premium account में बैलेंस बचेगा मेरे पास, कहीं भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हम. सर्टन एरियाज है देखो कि इधर 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 ही हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसको कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं करेंगे. ओके, सो फर्स्टली इट इज द इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, यानी कि जब मैं बोनस शेयर इशू करूंगी, सी मैं पूरा कॉस्ट बेयर करूँ. ओके, मैं अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर्स दे रही हूँ, सो सारा कॉस्ट मुझे ही बेयर करना है. कहाँ से बेयर करूंगी मैं? आई कैन यूज द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. ओके, जो मैंने एक्स्ट्रा पैसा लिया है उन लोगों से, बस वही मैं उनमें बांट रही इनडायरेक्टली. देन यू हैव राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि स्टार्टिंग के जो एक्सपेंसेस बेयर किए थे हमने, वो हम इससे राइट ऑफ कर सकते हैं. राइटिंग ऑफ द इशू एक्सपेंसेस, या जो मैंने बोला, एक तो बोनस शेयर हो गया, फिर सेकेंडली कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, कुछ भी ऐसे हो गए तो आप इधर से वो एक्सपेंस को सेट ऑफ कर सकते हो. ओके, इशू एक्सपेंसेस, जनरल ने इशू एक्सपेंसेस. देन प्रीमियम पेबल एंड रिडेम्पशन. ओके, अगर प्रेफरेंस शेयर्स कोई रिडीम कर रहा है, यानी कि मुझे उनको पैसे देने और वो लोग प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, तो ये जो प्रीमियम मैंने लोगों से इकट्ठा किया है वो मैं वापस दे सकती हूँ लोगों को, इसीलिए प्रीमियम पेबल एंड रिडेम्पशन. एंड वी हैव बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि खुद की शेयर्स को वापस परचेज कर लेना जनता जनार्दन से. ओके, उधर में ये सारे एक्सपेंसेस को डाइवर्ट, सारे सिक्योरिटी सेविंग अकाउंट को डाइवर्ट कर सकती हूँ मेरे पैसे उधर. Now prohibition on issue of securities at a discount, यानी कि when the issue price is lower than the face value, then going to be a discount and that balance is said to be discount. यानी कि शेयर मेरा face value है 100 rupees, but it is issued at a price of 95 rupees. The balance 5 is known as discount, which is being allowed by the company. However, under the Companies Act, हम शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकते एक डिस्काउंट पे. However, एक ही उसमें हमारा एक्सेप्शन है, वो है हमारा sweat equity shares. See, the company to issue shares at a discount with the creditors as a result of converting their debt. Okay. So now discount जो मैं बोल रही हूँ, एक तो sweat equity share हो गया, सेकेंडली हम क्रेडिटर्स को दे सकते, यानी कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, आप क्या करोगे, मेरे शेयर्स दे दो, मैं आपको शेयर्स देती हूँ एक डिस्काउंटेड रेट. वो होता है हमारा कन्वर्टिंग द डेट ऑन अ कंपनी इनटू शेयर्स.
देखिए मेरे पास तो पैसे है नहीं, अब क्या ही करेंगे, उससे अच्छा मेरी कंपनी के शेयर्स ले लीजिए आप। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ नाउ व्हेन वी आर इशूइंग दिस, व्हेन वी आर कन्वर्टिंग द डेट ऑफ द कंपनी, इट शुड बी एज अ रिजल्ट ऑफ डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, यानी कि मैं अपने डेट को कम कर रही हूँ, घटा रही हूँ, इधर उधर एडजस्ट कर रही हूँ मेरे डेट पर। सो डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान एंड स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान जब होगा, ओके, तभी हम चेंज करेंगे ना। स्वेट इक्विटी शेयर्स यानी कि मेरे कंपनी में एम्प्लॉयज डायरेक्टर्स जो भी काम कर रहे हैं उनको मैं ऑफर करती हूँ शेयर्स, ओके, उनको मैं ऑफर करती हूँ शेयर्स फॉर अ कंसिडरेशन, कैन बी फॉर अ डिस्काउंट, एंड that is for what, for providing their know-how, their rights, making available their rights in the nature of IPRs to us. So equity shares, sweat equity shares, sorry, they are those which are issued by the company to the director, employee at a discount of a consideration other than cash. Either way, you decide. But for providing their know-how or making available rights in the nature, intellectual property rights or value additions. Now, moving forward, we have meaning of employee, meaning of value additions. ये आपको लिटिल मीनिंग में की जरूरत नहीं है. Limit of the issue of sweat equity shares, यानी कि maximum of 15% okay, of existing rate of share capital or shares of issue value of rupees 5 करोड़ का लिमिट है. ओके, कि इससे ज्यादा हम स्वेट इक्विटी शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकते. फर्स्टली तो 15% ऑफ पेड आउट शेयर कैपिटल यानी कि 100 शेयर्स है मेरे पास, तो 15 से ज्यादा मैं स्वेट इक्विटी शेयर में डाइवर्ट नहीं कर सकती. अपार्ट फ्रॉम दैट, शेयर्स विद इश्यू वैल्यू ऑफ रुपीज 5 करोड़, लाइक 5 करोड़ वाले, ओके, हम इश्यू नहीं कर सकते. मैक्सिमम अमाउंट कैन बी 15% और इट कैन बी द शेयर ऑफ द इश्यू वैल्यू ऑफ रुपीज 5 करोड़, यानी कि 5 करोड़ मैक्सिमम. उससे कम कुछ होगा तो वो 15% कम हो गया तो वो ले लेंगे हम. लॉक इन पीरियड यानी कि 3 साल तक तुम्हें कंपनी के साथ रहना पड़ेगा, तुम्हें कंपनी के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा टू गेट दैट मनी विच यू इन्वेस्ट, which you invested in the company. No option do you have on that piece. Okay. Now issue and redemption of preference shares. अगर मैं आपको ये चार्ट दिखाऊं तो आपको एफएमआर अकाउंट्स डायरेक्टली समझ आ ही जाएगा. टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं डिविडेंड के बेसिस पे, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव यानी कि डिविडेंड इकट्ठा हो रहा है, मैं उनको टाइम टू टाइम पे नहीं कर रही. नॉन क्यूमुलेटिव टाइम टू टाइम में पे कर रही हूँ, जस्ट लाइक हाउ वी नॉर्मली डू इट. On the basis of participation of this, it can be participatory और it can be non-participatory, यानी कि जो सरप्लस बचा है फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुम मेरे में बांट, तो वो हो गया पार्टिसिपेटरी. ओके, एंड एक बोलता है तुम मेरे में मत बांट, वो हो गया नॉन पार्टिसिपेटरी. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन कैन बी कन्वर्टेबल, कैन बी नॉन कन्वर्टेबल. कन्वर्टेबल मैंडेटरी और ऑप्शनली or partially or fully. However, on the basis of redemption, it is going to be redeeming debentures and irredeemable debentures, which cannot be issued now. आगे जाके I think that is the amendments to be made over the periods. Now, prohibition on issue of irredeemable preference shares, यानी कि a company limited by shares will not issue any preference shares which are irredeemable. आप issue नहीं कर सकते उसको. Preference shares are redeemed within a period of not exceeding 20 years. Okay, 20 years. Now it is a huge period. Why this period? Because this is involved in electrical work, ऐसे ऐसे थोड़े एक्सेप्शन होते हैं कि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, उधर तो बहुत टाइम लग जाता है, राइट. सो इसीलिए प्रेफरेंस शेयर्स विल बी रिडीम्ड विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 years from the date of their deposit. Okay. Subject to this condition. Now, what are the conditions? A special resolution has been passed. Okay, and the company should not have subsisting default in the redemption of preference shares and payment of dividend. Okay, कुछ पहले का नहीं बचा कुछ होना चाहिए कंपनी में. That is our first thing. Then, yes, so that is a chapter. This part of the chapter that is authorized by AOA, and the maximum tenure of redeemable preference shares is 20 years. And ये conditions हमारी resolution, special resolution, sorry. There are the time of such preference that the company should not have subsisting defaults pending. And okay, now preference shares will be redeemed out of what? या तो profits of the company
या तो प्रोसीजर ऑफ फ्रेश इशू है कि अभी अभी मैंने सिक्योरिटी इशू किया, मेरे को पैसे आया तो मैं वो दे सकती हूँ, या मैं प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इन दोनों में से कुछ भी देख सकती हूँ। Okay. So हो गया ना, such class of companies as we prescribed and whose financial statements comply with the accounting standards which I mentioned out of the profit of the company before such shares are recommended. So basically अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करना है तो क्या करेगी कंपनी? सी, where a company is not in a position to redeem any preference shares or to pay dividend on them, then the company will issue further redeemable preference shares to the holder of these shares, which is equal to the amount due including the dividend. यानी कि सपोज मैं 5 लाख देने वाली थी एट द रिडेम्पशन, और उसमें एडिशनल 1 लाख पकड़ लो आप डिविडेंड था। ओके, 1 लाख पकड़ लो आप डिविडेंड था, यानी कि 6 लाख मैं उनको देने वाली थी। मेरे पास 6 लाख पैसे नहीं है तो मैं क्या करूंगी, 6 लाख जितने में उनको रिडीमेबल प्रेफरेंशियल इशू करके दे दूंगी। बट दिस हैज टू बी डन विद द कंसेंट ऑफ द होल्डर्स ऑफ 3/4 ऑफ वैल्यू ऑफ दीज अनरिडीम्ड प्रेफरेंशियल्स। यानी कि अगर ऐसे मेरे पास 100 लोग हैं, ओके, अगर ऐसे मेरे पास 100 मेंबर्स हैं तो इनमें से मैं 3/4 के परमिशन के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। इनमें से 3/4 के परमिशन के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती। 3/4 यानी कि इनके केस में होगा वो 75%, 75 मेंबर्स, सॉरी, सो 75 मेंबर्स के परमिशन और कंसेंट के बिना मैं ये आगे काम नहीं कर सकती। ओके, आई विल रिडीम, अगर मैं पोजीशन में नहीं हूँ पैसे देने के तो मैं उसकी जगह पे उनको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स करके दे दूंगी। नाउ ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, ये दो अलग अलग टर्म्स है। ओके, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, तो पहले उनको समझते हैं। अभी ट्रांसमिशन देखिए, मैं पहले ट्रांसमिशन कह रही हूँ। The word transmission means devolution of title. यानी कि see, this is our main point of reference. Transfer is delivery. See, transfer is brought about with delivery for proper instrument. यानी कि transfer deed होता है जो stamped, executed होता है, सब होता है। यानी कि एक जिंदा पर्सन दूसरा जिंदा पर्सन willingly मैं अपने शेयर्स ट्रांसफर कर रही हूँ किसी और को। I'll do that through a transfer deed. Okay. तो मैं वो एग्जीक्यूट करूंगी, वो स्टैम्प होगा, वो सब पूरा फॉलो करेंगे, उसको बोलते हैं हम ट्रांसफर। यानी कि मैं ट्रांसफर कर रही हूँ अपने राइट को उसको। ट्रांसमिशन क्या होता है? अगर कोई इंसान मर गया तो उनके लीगल है, कोई इंसान पागल हो गया तो उनके लीगल है, जो डायरेक्टली ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसमिशन। यानी कि ये सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, एक ट्रांसफर डीड नहीं होगा उसके जगह, बिकॉज ये बहुत सडन इंसिडेंस है। So transmission of shares is done by forwarding the necessary documents. यानी कि अगर कोई इंसान पागल हो गया तो वो सर्टिफिकेट मिलेगा from you will get it. Okay, if there's someone who has become lunatic, then his shares will be transferred. Then in case of insolvency, यानी कि कोई डूब चुका है, okay, तो his shares will be transferred to his official receiver. एंड अगर कोई मर गया तो इस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को शेयर्स ट्रांसमिट हो गए, इफ आई कैन यूज द राइट वर्ड, सॉरी। सो ट्रांसमिट इज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम लीगल हेड थ्रू, जहां पे माय डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर डीड नहीं आएंगी, बाकी के डॉक्यूमेंट्स आएंगे, डेथ सर्टिफिकेट हो गया या यूनिसी सर्टिफिकेट हो गया, वैसी सारी चीजें। पर in case of a transfer deed has to take place, a TD has to take place in case of a transfer. Okay. So अगर आप यहाँ देखिए, company will have to register transfer of the securities of the company or the interest of member in the company in case of the company it does not have share capital, इनको ये register करना पड़ेगा। Apart from that, following condition have been fulfilled, यानी कि the instrument of transfer has to be executed by both the parties. नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन ठीक से लिखा होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, इट शुड बी इन द प्रॉपर फॉर्मेट, एंड द कंपनी विल हैव टू डिलीवर, कंपनी instrument should be delivered to the company along with the certificate relating to the shares transfer within 60 days. Okay, within 60 days. ये हो गए हमारे provisions
Okay, with respect to transmission. Now, transfer of security of the deceased person by his legal rep. Yani the transfer of any security made by a legal rep shall be valid as if such legal representation is the holder at the time of execution. Okay, टाइम पीरियड पर डिलीवरी ना कंपनी ना इधर ना कंपनी टाइम पे स्पेसिफिकली हमको बता दिया कि भाई इतने टाइम में वो चीज डिलीवर हो जानी चाहिए. Firstly, in case now अगर you are the subscriber to the memorandum of the company, okay, आपने अगर memorandum को subscribe करके रखा है, then अब कितनी जल्दी होना चाहिए टाइम पीरियड फॉर डिलीवरी दीज सर्टिफिकेट्स क्या होगा. फर्स्टली 2 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि सब्सक्राइबर मेमोरेंडम स्टार्ट से हुआ आप मेरे पास. ओके, तो 2 महीने इनकॉर्पोरेशन के अंदर अंदर मैं आपको दे दूंगी. इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ any of the shares, again 2 महीने लग ही जाते हैं अलॉटमेंट. ओके, 2 महीने लग ही जाते हैं. अगर आप ट्रांसफर और ट्रांसमिशन कर रहे हो आपको 1 ही महीना काफी है. ट्रांसफर में आपको ट्रांसफर डी देना पड़ेगा, ट्रांसमिशन में आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा. 1 महीना काफी है. ओके, इन चीजों के लिए ट्रांसफर ट्रांसमिशन के. सो ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के लिए 1 महीना ही काफी है. But in case of subscribers to the memorandum, if you have subscribed to the memorandum, or if there is an allotment of shares, if there is an allotment of shares, तो आपको देंगे हम 2 महीने. अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर के लिए तो 6 महीने लग जाते हैं भाई. ओके, नाउ ये टेबल इंपॉर्टेंट क्यों है, आईसीआई ने अच्छे से हमको समराइज करके ये दे दिया है. एंड इट इज नेसेसरी बिकॉज अभी आ गए कॉर्पोरेट पेपर में एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज को ध्यान रखना तो जरूरी है ना. ऐसे पीरियड्स याद रखना जरूरी हो चुका है अभी. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव रजिस्ट्रेशन. तो इसको हम डायरेक्टली फ्लो चार्ट के रूप में लिखेंगे. रिफ्यूजल टू ट्रांसफर, यानी कि अगर कंपनी बोल दिया कि मैं ये ट्रांसफर नहीं करूंगी, तो प्रोविजंस के प्राइवेट कंपनी के लिए अलग, पब्लिक कंपनी के लिए अलग. प्राइवेट कंपनी, now you will send the notice of refusal. Private company will send the notice of refusal with its reasons to you. Appeal to the tribunal will happen in 30 days of receipt, 60 days. Tribunal will either dismiss the appeal and transfer it within 30 days, or the rectification of register will happen. And in case of contravention or order to the signed by penalties रहेंगी. And here public company में you cannot refuse without a sufficient cause. यहाँ पे आप रिफ्यूजल दे सकते हो. उधर ना बहुत बड़ा हमको प्रूफ चाहिए. सी विदाउट सफिशिएंट कॉज वी कैन नॉट, राइट. अपील टू ट्रिब्यूनल 30 to 60 days. Here it is appeal to tribunal 60 to 90 days. ओके, 30 60 60 90 याद पढ़ने में बहुत इजी पड़ता है. 30 60 60 90 30 का गैप, 60 60 रेपिटेटिव. ओके, 60 60 रेपिटेटिव. Notice of refusal by private company will be sent only to transferee within 30 days. Statement reasons. See this, it will be given to both the transferor and the transferee. Okay. Of course, दोनों को ही देना पड़ेगा ना आपको. Now, moving forward, alteration of share capital. Very important table. And flow chart मस्त है, आपको समझ में भी आ जाएगा ये क्या है. See, alteration of share capital यानी कि मेरा share capital बढ़ रहा है या तो मेरा share capital घट रहा है. उनके वेरियस वेज होते हैं हाउ टू डू इट. सो वी लुक एट सम ऑफ दोस वेज ऑफ हाउ टू ऑल्टर माय शेयर कैपिटल. नाउ लिमिटेड कंपनी कैन ऑल्टर इट्स कैपिटल क्लोज. हमारा जो मेमोरेंडम होता है ना, हमने उधर लिखा है कि नहीं लिखा है कैपिटल क्लोज, द सोल कैन. सो लिमिटेड कंपनी द शेयर कैपिटल कैन ऑल्टर इट्स कैपिटल क्लोज. एंड हाउ इट विल डू इट, व्हाट इट विल डू, इट कैन इंक्रीज द ऑथराइज्ड कैपिटल, इट कैन कंसोलिडेट एंड डिवाइड इट. यानी कि 10 लाख शेयर्स है ऑफ 100 रुपए, तो मैं उन 10 लाख को कन्वर्ट करूँ 1 करोड़ शेयर्स में ऑफ 10 रुपए ईच. ओके, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ. ओके, सो अगर मेरे पास 10 लाख शेयर्स है ऑफ 100 रुपीज, सो व्हाट आई डू इज आई इंस्टेड ऑफ 10 लाख मैं 1 करोड़ शेयर्स बनाऊंगी और 10 रुपीज कंसोलिडेट करके डिवाइड कर दूंगी. या तो कन्वर्टिंग ऑल ऑफ दोस शेयर्स इनटू स्टॉक जो फुल्ली पेड है, उनको सारे शेयर्स को इकट्ठा करके एक अलग अकाउंट, अलग हेड बना दूंगी, अलग फंड बना दूंगी स्टॉक वाला. And subdivide the whole part, of its share capital into smaller units. Cancel those shares that have not been
टेकन अप एंड रिड्यूस इट्स कैपिटल अकॉर्डिंगली। ओके, ये सारे हो गए हमारे प्रोविजंस। ऑफ अ लिमिटेड कंपनी टू ऑल्टर द शेयर कैपिटल, ऑल्टरेशन ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये लोग वो पूछ सकते हैं। वोटिंग उसको अवेलेबल है नहीं, आगे बढ़ते हैं। कैन बी सिक्योर्ड और कैन बी अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड आने की उनको मैं गिरवी दे रही हूँ, उनको गारंटी दे रही हूँ कि भाई पैसे दे दूंगी मैं, वरना ये एसेट मेरा बढ़ा दूंगा। इसलिए तो अनसिक्योर्ड, कुछ मुझे जरूरत नहीं है अपना एसेट देने की। ओके, नाउ हम बढ़ते हैं मैक्सिमम पीरियड डिबेंचर्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, द टेन्योर ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स विल नॉट बी मोर देन 10 years, यानी कि 10 साल से ज्यादा मैं डिबेंचर्स को इश्यू नहीं कर सकता। पर देयर आर एक्सेप्शंस वेयर आई कैन इश्यू इट फॉर 30 years also. Okay, where I can issue it for 30 years. And ये conditions है क्या फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ इधर ना हम डील करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज से, हम डील करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज से, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनीज, एनबीएफसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होने वाली कंपनीज। ये सारी कंपनीज 30 साल तक के डिबेंचर इश्यू कर सकते हैं। सिंपल रीजन मीन कंस्ट्रक्शन में इतना टाइम लग जाता है, राइट? So then they are bound to be long period of time when the construction will go on, you know, when the project will go on. इसीलिए the पूरा amount you can consider it, okay, maximum period उसके लिए applicable नहीं होता है. A debenture trust will be appointed by the company. Okay, security will, by creation of charge will take place. Now, DR account, that is a debenture redemption reserve account. उधर हमने deposit redemption reserve account, DRR is debenture redemption reserve account. Now, who cannot be a trustee and who can be a trustee? Now, who cannot be a trustee? Beneficial holder of the shares या promoter, director, key managerial person of my company. मेरे ही कंपनी के और मेरे कंपनी के तुम डिबेंचर ट्रस्टी बन रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा? It is not possible, right? Because it would be a conflict of interest. Similarly, उनके relatives हो गया, अभी मैं किसी कंपनी से इंडेटेड हूँ तो वो हो गया, पेक्यूलियर रिलेशनशिप है तो वो हो गया, यानी कि रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, रिलेशनशिप कॉन्फिडेंस। इन सब केसेस में आई कैन नॉट अपॉइंट द डिबेंचर ट्रस्टी, वो इनमें से कुछ नहीं होना चाहिए, ओके, टू बी अपॉइंटेड एज माय डिबेंचर ट्रस्टी। देन मूविंग फॉरवर्ड, यस, दैट इज इट। विद दिस वी कंप्लीट चैप्टर नंबर 4, which was related to share capital and debentures. मैंने सारे important provisions cover कर दिए। See, this chapter is really huge. I understand. And इस time पे जब आप exam के last पल में हो, you need revision lectures जहाँ पे important provisions cover हो जाए, और मैंने वही किया है। मैंने सारे important provisions cover किए, मैंने in depth सारे cover नहीं किए, ऊपर से जो important वाले थे वो cover किए। With this, we complete 8 chapters of Companies Act 2013. 11 में से मैंने 8 कवर किए हैं। सारे रिविजन लेक्चर्स हमारे YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई है एक ऑफ द मैराथन लेक्चर्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जल्दी चाहिए वो देख लीजिए। ऑल द बेस्ट। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। वी विल गेट बैक टू यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।